डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह और आप मुझे देख रहे हैं हमारे अपने चैनल आरटी अकेडमी पर। आरटी अकेडमी पर हम कर रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी के ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज, यानी पूरे साल का कोर्स करेंगे हम आपके साथ यहाँ आरटी अकेडमी पर। नया चैप्टर है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आज का पहला एजेंडा सिंपल माइक्रोस्कोप। तीन चीजें पढ़नी है, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, और 3 लेक्चर्स में हम इस कहानी का समापन कर रहे होंगे। चलिए, पहली कहानी, जितने भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आखिर हैं कौन, इनकी थोड़ी जानकारी लेते हैं कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कौन हैं। वो इंस्ट्रूमेंट्स which help us to see, जो हमें सिर्फ देखने के लिए नहीं, जो ऑब्जेक्ट्स देखने में हमारी मदद करते हैं, ना सिर्फ मदद करते हैं ऑब्जेक्ट्स को देखने में, उन्हें क्लियरली देखने में। क्लियरली शब्द से हमें मतलब निकालना चाहिए डिस्टिंक्टली, मतलब साफ देख रहे हैं, उनके एजेस क्लियर, उनकी बाउंड्रीज क्लियर है, चीजें अलग अलग दिखाई दे रही है, साफ इमेज देखने में जो हमारी मदद करती है। जो सिलेबस है वो कहां से कहां जाएगा, हमें सबसे पहले पहचानना चाहिए अपनी आंखों को, और आंखों में पाए जाने वाले कंस्ट्रेंट्स को, मतलब आंखें किस लिमिट तक काम कर सकती है। सब कुछ नहीं देख सकती हमारी आंखें, तो जिन चीजों को हमारी आंखें साफ नहीं देख पाएंगी उनके लिए हम लाएंगे सिंपल माइक्रोस्कोप, और जिन ऑब्जेक्ट्स को सिंपल माइक्रोस्कोप भी नहीं देख पाएगा उनके लिए हम इस्तेमाल करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। दो तरह के मटेरियल को देखने में हमें परेशानी होती है, एक वो जो बहुत छोटा हो, एक वो जो बहुत दूर हो। ये डिवाइसेस छोटे लोगों के लिए, बड़ों के लिए कौन है, जो दूर होते हैं, तो उनके लिए है बेटा टेलीस्कोप। टेलीस्कोप से हम बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स, प्लैनेट्स वगैरह को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये सीक्वेंस रहेगा, हम सबसे पहले जंप मारते हैं हमारी ह्यूमन आई पर। अब क्योंकि हम आई पर आ चुके हैं तो आई की ही चर्चा करनी है, तो ये रहा ह्यूमन आई का एक लंबा सा डायग्राम में हम देखते हैं कि ये आई बॉल है पूरी, इसमें विट्रस ह्यूमर भरा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है, और आगे का जो सरफेस है ये कॉर्निया कहला रहा है, ठीक, लिखा भी हुआ है, ये सरफेस जो है ये कॉर्निया है। बगल में ये जो मेम्ब्रेन वाइट होती है, इसे तो हम शायद स्क्लेरा बोला करते हैं, ठीक। एक लेंस है हमारा, जिसको हम क्रिस्टलाइन लेंस बोल रहे हैं। लेंस के आगे के पोर्शन में एक्वस ह्यूमर भरा हुआ है, ठीक। ये जो कुछ ऐसी जगह है, ऐसी मेम्ब्रेन है जो कि लाइट को अंदर एंटर होने से रोक रही है, इसे आइरिस कहा जा रहा है। और जो ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग वाला पार्ट जहां से लाइट हमारे लेंस में एंटर कर सकती है, इसे प्यूपिल कहा जा रहा है। यहां से रे अंदर जाएगी और पीछे की ये जो स्क्रीन है, जिसे हम रेटिना बोल रहे हैं, इस रेटिना पर जब दो रेज एक दूसरे से मीट करती हैं तो यहां पर इमेज बनती है। और जब रेटिना पर इमेज बनती है, ये फोटो सेंसरी नर्व से मिलकर बनी है, रॉड्स एंड बोन्स बचपन में सब जानते हैं, 10th में पढ़ के आए, तो वो फोटो सेंसरी नर्व्स इस लाइट के सिग्नल से इमेज बनाती है, जो ऑप्टिकल नर्व से, यानी फोटो सेंसरी ऑप्टिकल नर्व से ब्रेन में जाती है, इन्हें डिकोड किया जाता है कि हम देख क्या रहे हैं, सेंस क्या कर रहे हैं। अगर रेज पहले कट कर जाए, यहां कट ना करें, तो शार्प इमेज नहीं बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी फीबल रहेगी, हम डिफ्यूज्ड इमेज देखेंगे। इमेज अगर पीछे मिलकर बनने से बन रही है तो भी हम नहीं देख पाएंगे। इमेज तभी बनेगी, ताकि इमेज ऐसी ही बनेगी जब हमें दिखाई देगा जब इमेज हमारी रेटिना पर बने, मतलब जब रेटिना पर फाइनल इमेज बन रही होगी, ऐसे बिल्कुल शार्प यहां पर रे आ रही होगी, तभी इमेज हमें डिस्टिंक्ट और साफ दिखाई देगी। तो कुल मिला के कहानी ये है कि जो एजेंडा है वो क्या है, एजेंडा आई का ये है टू फॉर्म इमेज ऑन रेटिना, ये एजेंडा है। दूसरी बात ध्यान रखना कि जो आई बॉल है
उसका साइज फिक्स्ड। तुम अपनी आंखों को मोटा और पतला नहीं कर पाओगे, बड़ा और छोटा नहीं कर पाओगे। तो आई बॉल का साइज फिक्स्ड। ध्यान रखना, जो हमारा लेंस है जिसे हम क्रिस्टलाइन लेंस तुम्हारे लिए लिख के दिया हुआ है यहाँ पर, ये क्रिस्टलाइन लेंस एक्चुअली कन्वर्जिंग लेंस। मैं कॉन्वेक्स शब्द से बच रहा हूं, मैं जानबूझकर आपको कह रहा हूं कि कन्वर्जिंग है। देखो कन्वर्ज करता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना। तो इसकी छोटी मोटी बातें कर लेते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने अभी नहीं बोली थी, यहां बोलने के लिए बचा रखी थी, वो है सिलियरी मसल। ये सिलियरी मसल्स क्या करती हैं? ये सिलियरी मसल्स अपने लेंस को दबाती हैं और कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और इसको रिलैक्स करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, जिसकी वजह से लेंस कभी ऐसा मोटा और कभी ऐसा पतला हो जाता है। मोटा और पतला होने से रेडियस ऑफ कर्वेचर बदलती है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर बदलने से सब लोगों ने लेंस मेकर फॉर्मूला में पढ़ भी रखा है कि जैसे ही हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंस की बदलेगी, फोकल लेंथ बदल जाएगी। मान लीजिए कि हमारी आई के सामने ये हम लोग कुछ प्रिंसिपल एक्सिस टाइप बना लेते हैं, और ये जो स्क्रीन है ये हमारी रेटिना है। अब ध्यान देना बच्चों, हमने यहां कहीं ऑब्जेक्ट रखा और इसकी इमेज रेटिना पर बनी, ठीक, इमेज यहां पर मुझे मिल रही है, मैं आई लिख देता हूं। तो आप देखो लेंस से कितनी दूरी, किसी दूरी u के लिए इमेज कहां मिल रही है, मुझे मिल रही है किसी v पर, और v फिक्स है, ये आई बॉल का साइज, जितना भी साइज हमारे आई बॉल का है, व्हाटएवर, किसी का कम किसी का ज्यादा, लेकिन जो भी है वो यही है, काम करो। अब अगर मैं यहां पर ऑब्जेक्ट रख दूं तो u तो बदल जाएगा साहब, अगर u बदल गया तो ये u प्राइम हो गया। लेकिन अगर आपको इसे देखना है डिस्टिंक्ट, तो जो इसकी इमेज है वो फिर से वहीं v पर बननी चाहिए। यानी जितने ऑब्जेक्ट्स को हम देख रहे हैं, चाहे वो पास में रखा हो चाहे वो दूर रखा हो, अगर हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखें जो पास में है, उन्हें भी हम डिस्टिंक्ट देख पाते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर भी रखा है तो हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं और दूर वाले को भी साफ देख पाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि लेंस फॉर्मूला जरा अप्लाई करें, 1/f इक्वल टू 1/u 1/v माइनस 1/u, ऐसा लिखा हुआ है। देखिए बच्चा, आप क्या लिख सकते हैं इसे, आप लिखेंगे 1/u 1/f ही लिख लो, चलो जान दो, ऐसे लिखा है तो तुम यहां पे पाओगे कि v जो है वो फिक्स कर दिया गया है, v फिक्स्ड। v फिक्स होने का मतलब लेंस से इमेज की स्क्रीन की दूरी बिल्कुल बराबर है, फिक्स है हर बार, चाहे पास का ऑब्जेक्ट देखना हो चाहे दूर का ऑब्जेक्ट देखना हो, इमेज जो है वो अल्टीमेटली रेटिना पर ही बननी है, ठीक है, अच्छी बात है, v फिक्स। तो तुम्हें इस इक्वेशन से दिखाई देगा, ये इक्वेशन अब तुम्हें ये इन्फॉर्म करेगी कि अगर u बढ़ा रहे हो तो f को बढ़ाना पड़ेगा, और अगर u घटा रहे हो तो f को घटाना पड़ेगा। यानी अल्टीमेटली हर एक ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पर तभी बना पाओगे जब फोकल लेंथ एडजस्ट हो पाए। तो हम लिखेंगे टू सी ऑब्जेक्ट्स एट different distances we have to adjust our focal length। मतलब अगर मुझे ये करना है तो फोकल लेंथ को तो भाई साहब एडजस्ट करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये कि फोकल लेंथ को एडजस्ट करना, ठीक है, कर लेते हैं एडजस्ट। कौन कर रहा है फोकल लेंथ को एडजस्ट? कर रहा है ये सिलियरी मसल। ये जो पोर्शन है मसल्स का, ये इसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से फोकल लेंथ एडजस्ट होती है कि जिस भी दूरी का ऑब्जेक्ट हो, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे पास में, इमेज जो है वो कहाँ बन जाए, रेटिना पर। ये है फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का कमाल, कि हम किसी भी दूरी के ऑब्जेक्ट की इमेज बना पाते हैं। ये जो चीज है ना, जिसे हम एडजस्ट कर रहे हैं फोकल लेंथ को, इसे बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन, एकोमोडेट करना।
खास बात क्या है, v नहीं बदल सकते, u बदला तो फोकल लेंथ एडजस्ट करी तो कॉमन सेंस है कि हम लोग पास में ले आए, इमेज को रेटिना पर बना दिया। पर ये फोकल लेंथ एडजस्ट करने की जो एक स्ट्रेंथ है हमारी आंखों की, वो एक लिमिट तक ही है। हम कितनी भी फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट पास आ रहा है, पास आ रहा है, पास आ रहा है, फोकल लेंथ को तुम और छोटा और छोटा और छोटा करते जा रहे हो, तो लेंस को दबाकर तुम एक लिमिट तक ही दबा सकते हो, एक लिमिट से ज्यादा नहीं दबा सकते। अगर बहुत ज्यादा तुमने लेंस को दबा दिया तो गड़बड़ होनी तय है। ऐसी गड़बड़ होनी तय है कि बिलीव मी, आपका लेंस इससे ज्यादा एडजस्ट नहीं कर पाएगा, इतना स्ट्रेन हो जाएगा कि और दबाने के लिए लेंस फट जाएगा, ब्रेन अलाउ नहीं करेगा। तो हम एक लिमिट तक ही इस फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं, यानी एकोमोडेट कर सकते हैं। फर्दर अगर कोई एक ऑब्जेक्ट हमारी आंखों के और पास आ जाए तो एकोमोडेशन की पावर खत्म हो जाती है। अभी तक आंखों में कोई डिफेक्ट नहीं आया। यहां पर एक कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, यानी मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट for which I can see a clear, distinct image on retina। रेटिना पर डिस्टिंक्ट इमेज बन जाए वो कहलाती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब अगर मेरी आई का लेंस यहां पर है ना, तो इस आई लेंस से तुम देखोगे कि अगर तुमने अपनी दूरी को ऑब्जेक्ट की बढ़ा दिया, दूर कर दिया ऑब्जेक्ट को, इंफिनिटी पर रख दिया ऑब्जेक्ट, तो इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एडजस्ट कर लेगा फोकल लेंथ, कोई प्रॉब्लम नहीं। फोकल लेंथ को बड़ा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से दिखेगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट पास आ गया, और पास आए और पास आए और पास आए, लेंस को और दबाना पड़ रहा है, तो तकलीफ बढ़ रही है। एक ऐसी डिस्टेंस आ जाएगी जिसे हम कैपिटल डी से डिनोट करेंगे कि यहां और इसके बाहर दिस जोन साफ दिखेगा, और यहां पर नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा का मतलब विजिबल नहीं होगा नहीं कह रहा हूं, डिस्टिंक्ट नहीं दिखेगा, बाउंड्रीज विल नॉट बी क्लियर, और इसकी वजह से शार्पनेस इमेज की कम हो जाएगी। हम कहेंगे डिफ्यूज्ड इमेज दिख रही है, उसको क्लियर विजन नहीं माना जाता। तो ये जो डी है, इसको कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। कोई ऑब्जेक्ट अगर हम देख पा रहे हैं डी के बाहर, तब तो हमारी आंखें ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब सही दिख रहा है। अगर डी के बाहर भी चीजें दिखाई ना दें और डी के अंदर लाने पर चीजें दिखाई दें, तो वैसे नहीं दिखेगा यार, क्योंकि डी के अंदर आ गया तो ब्लर्ड दिखेगा। नहीं दिखेगा तो हमें लिख लेना चाहिए ब्लर्ड दिखेगा, ऐसा कहना चाहिए, ब्लर्ड दिखेगा। ठीक, दिखने का एक क्राइटेरिया हमने निकाला कि डी के अंदर आया तो ब्लर्ड दिखेगा, तो कहां रहना चाहिए ऑब्जेक्ट, डी के बाहर। एक और क्राइटेरिया है दिखने का, वो बताता हूं क्या। एक क्राइटेरिया ये है कि एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट मस्ट बी ग्रेटर देन 1 मिनट। 1 मिनट से बड़ा एंगल अगर हमारी आंखों में सबटेंड किया जा रहा है तो वो हमें दिखाई देगा, अगर इससे छोटा एंगल बन रहा है तो वो हमें दिखाई नहीं देगा। जैसे एक छोटी सी बात बताता हूँ, मान लीजिए कि कोई ऑप्टिकल एक्सिस और यहां पर हमारी आंखें लेंस पकड़ लेते हैं, कोई ऑब्जेक्ट रखा है यहां पर और उतने ही साइज का कोई ऑब्जेक्ट रखा है यहां पर, कौन सा ऑब्जेक्ट बड़ा दिखाई देगा उसके लिए सिंपली आपको ऑब्जेक्ट से बनने वाले एंगल्स को नाप लेना चाहिए। आप देखो इसे θ1 बोल दो, इस एंगल को θ2 बोल दो, आप पाओगे θ1 बड़ा है, θ2 छोटा है। तो पोजीशन 1 और पोजीशन 2 में जो तुम्हें साइज अपीयर होगा 1 का, वो बड़ा अपीयर होगा साइज 2 से। तो तुम ऐसा कह दोगे कि सेम साइज का ऑब्जेक्ट जब पास होता है तो बड़ा दिखाई देता है, जब दूर होता है तो छोटा दिखाई देता है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट का बड़ा होना अलग बात है और हमें बड़ा दिखना अलग बात है। ऑब्जेक्ट हमें बड़ा दिखेगा तब जब वो पास आएगा और एंगल बड़ा बनाएगा, पर साहब अगर 1 मिनट से बड़ा एंगल वो ना बना पाए तो हमें दिखाई ही नहीं देगा। हम और पास लाएंगे, एंगल को और बढ़ाएंगे, देखने लग जाएंगे, पर और पास आते 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 भी 1 मिनट का एंगल नहीं बना
तो हमें दिखाई नहीं देगा, बैक्टीरिया इसलिए तो नहीं दिखता। पर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे हाथों की रेखाएं देख रहे हैं और पास लाते 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 1 मिनट से बड़ा एंगल नहीं बन पा रहा है, फिर यही 1 मिनट से बड़ा एंगल अगर डी के बाहर रहते रहते बन गया, तब तो हमें समझ आया कि यार हमने ऑब्जेक्ट को साफ देख लिया। पर यही 1 मिनट से बड़ा एंगल अगर हम डी के अंदर आकर देखें, ये रहा डी और मेरा ऑब्जेक्ट है यहां पर, और अब ये जो एंगल है ये डी 1 मिनट से बड़ा भी हो जाए, तो 1 मिनट से एंगल बड़ा होने पर हमें ये इमेज दिखनी चाहिए, यानी ऑब्जेक्ट दिखने लग जाएगा, विजिबल हो जाएगा। तो प्रॉब्लम ये होगी कि अगर ये ऑब्जेक्ट विजिबल भी हो जाए पर ये डी के अंदर है तो ब्लर्ड दिखाई देगा। तो दो कंस्ट्रेंट है आंखों के, पहला कि जब ऑब्जेक्ट हमारी आंखों में 1 मिनट से बड़ा एंगल बनाए तो दिखाई देगा, दूसरा ये 1 मिनट से बड़ा एंगल अगर वो डी के बाहर बना रहा है तब तो डिस्टिंक्ट दिखाई देगा, अगर ये 1 मिनट से बड़ा एंगल डी के अंदर आके बन रहा है तो वैसे ही साफ नहीं दिख रहा क्योंकि डी के अंदर आ गए। तो जब भी कभी हमारी आंखों के सामने चैलेंज आता है कि ऑब्जेक्ट्स इतने छोटे हो जाते हैं कि उनसे बनने वाले एंगल्स हमारी आंखों में 1 मिनट से छोटे रहते हैं, 1 मिनट से छोटे एंगल रहते हैं डी के बाहर, और डी के अंदर आने पे 1 मिनट से भले ही बड़े एंगल हो जाए कोई बुराई नहीं, तो अगर डी के अंदर आने पे 1 मिनट से बड़े एंगल हो तो कोई फायदा नहीं। यानी हमें दिखेगा कब, कंडीशन लिखता हूं आपके लिए, साफ दिखेगा तब, साफ दिखेगा तब, साफ का मतलब डिस्टिंक्ट से है, बाउंड्रीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ना सिर्फ विजिबल हो, बाउंड्रीज मस्ट बी वेरी मच डिस्टिंक्ट। कब दिखेगा, पहली कंडीशन, एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन 1 मिनट, और ये एंगल भी कहां हो, डी के बाहर। ये जो एंगल बन रहा है ये होना कहां चाहिए, डी के बाहर। अगर डी के बाहर 1 मिनट से बड़ा एंगल बना तो दिखेगा, और डी के अंदर आके 1 मिनट से बड़ा एंगल बना कोई फायदा नहीं, क्योंकि डी के अंदर आके वैसे डिस्टिंक्ट नहीं होना। और जब भी कभी ऐसा केस मिल जाए जिसमें एंगल इज लेस देन 1 मिनट डी के बाहर, डी के बाहर रहने पर 1 मिनट से छोटा एंगल बन रहा है, तो हमारी नेकेड आईज इस ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्ट देखने में असमर्थ है, परमानेंट देख नहीं सकती। और जब ऐसा हो जाएगा कि हमारी आंखें इस ऑब्जेक्ट को साफ नहीं देख पाएंगी तो हम कहेंगे कि वी नीड एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अगर हमारी आंखें, डिस्टिंक्ट आंखें, खराब नहीं है, आंखें बिल्कुल परफेक्ट है 6x6, पर प्रॉब्लम ये है कि ऑब्जेक्ट इतना छोटा है कि जिसका एंगल बड़ा नहीं हो रहा, और बड़ा करने के लिए अगर हम पास ला रहे हैं ऑब्जेक्ट को तो वो डी के अंदर आने के बाद 1 मिनट से बड़ा एंगल बना रहा है, हमें डिस्टिंक्ट दिख ही नहीं रहा। तो ऐसे में हमारी आंखें असमर्थ है कि भाई हम आपकी मदद नहीं कर सकते। अब आपको चाहिए कि किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का सहारा लें, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेते हुए हमारे पास जो व्यक्ति आएगा वो होगा सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप इज वेरी सिंपल माइक्रोस्कोप, इसमें कोई परेशानी नहीं। सिंपल माइक्रोस्कोप एक ऐसा कन्वर्जिंग लेंस है, सिंपल कन्वर्जिंग लेंस ऑफ हाई पावर। जिस लेंस की पावर ज्यादा है उस लेंस की फोकल लेंथ छोटी है, बहुत छोटी फोकल लेंथ का कन्वर्जिंग लेंस। तुरंत ही यहां पर एक ऑप्टिकल एक्सेस, जिसको हम प्रिंसिपल एक्सेस बोलते हैं, वो बना लीजिए। प्रिंसिपल एक्सेस साफ बना ली हमने, इसको और बड़ा भी कर लेते हैं, कहीं कहीं लिख ही लेंगे, क्या दिक्कत है। आप देखो बच्चा, कहीं ना कहीं तो डी है ही सही, हम इसका कहीं फोकस बना लेते हैं, दिस इज आवर फोकस ऑफ द लेंस, ठीक। इसका इस्तेमाल ऐसे होगा कि ऑब्जेक्ट को लेंस के बहुत करीब ले आओ, बहुत करीब का मतलब हम एफ के अंदर ले आए, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर। और यूज कैसे करना है कि ऑब्जेक्ट मस्ट बी इनसाइड फोकस, ठीक है ना। तो यूज कैसे करना है सारे से, जो ऑब्जेक्ट हो वो इनसाइड फोकस हो। कैसा हो भाई, इनसाइड फोकस, ये रहना चाहिए ऑब्जेक्ट। अब इसे देखो तो क्या होगा, तो रे डायग्राम बनाओ भाई, कैसे बनेगा। ये 6th केस है बेटा रिफ्रैक्शन का, ये 6th केस। अच्छा, फोकस इतनी दूर पर है, उतनी दूर पे यहां भी फोकस बना लेंगे, चलो फोकस बना लेते हैं। तो ये रे जो है बेटा वो तो ऐसे चली जाएगी,
अब एक रे को देखोगे तो ऑप्टिकल सेंटर से भी तुम्हें गुजारनी पड़ेगी, तो एक रे तुमने ऑप्टिकल सेंटर से गुजार दी और तुमने कहा दोनों रेस तो यार डाइवर्ज हो रही हैं, और अगर दोनों रेस डाइवर्ज हो रही तो तुम ये भी कहोगे कि यार बैक प्रोड्यूस करने पर इमेज बनने वाली है, ऐसे तो बनने से नहीं, तो बैक प्रोड्यूस करते चले जाओ, ठीक है ना। ये इस तरह से, और इसे भी बैक प्रोड्यूस करो बेटा, आपको ऐसा लगेगा कि पीछे की तरफ कहीं इमेज बन जाएगी, बना दीजिए आपने, इमेज बना दिया आपने, ये बन गई बेटा इमेज। अब आप देखो इमेज वर्चुअल है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, ठीक, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये हाइट ऑफ इमेज, इस तरह से, ठीक है ना। और वर्चुअल इमेज बनानी है, और वर्चुअल इमेज के साथ एक टैग तो आपके हिसाब से जुड़ा ही हुआ है ना कि ये इरेक्ट यानी अपराइट होती है, सीधी सीधी बन जाती है, तो वर्चुअल इमेज या इरेक्ट इमेज कैसे बना दी आपने। और आप यहां से देख रहे हो बेसिकली आपकी आंखें, इतना दूर नहीं, लेंस के बिल्कुल करीब में आपकी आंखें थी, लेकिन जानबूझ के मैंने डायग्राम में दूर बना दी, इस तरह से आपकी आंखें, ये आप देख रहे हैं। आप देखें कि आपने इमेज को बहुत बड़ा करके देखने लग गए, लेकिन यकीन मानिए कि इमेज का जो साइज है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इमेज का जो एंगल है वो कितना बन रहा है। एक खास बात ध्यान रखिएगा कि जो भी इमेज आपने बनाई बच्चों, वो इमेज एटलीस्ट d डिस्टेंस पे बननी चाहिए। अगर हमारी इमेज d के अंदर बन रही है तो चाहे जितनी बड़ी इमेज बना दो, अगर ऑब्जेक्ट d के अंदर नहीं दिख रहा है तो इमेज भी d के अंदर नहीं दिखेगी, तो अल्टीमेटली इमेज विजिबल ही तब होगी जब वो d के अंदर दिखाई दे। अच्छा साहब, ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है? तुम कहोगे ऑब्जेक्ट की दूरी तो u है, और कितनी है? कहेंगे ठीक है कोई बुराई नहीं, ऑब्जेक्ट की दूरी u, वो d साफ दिख रहा है, साफ, बढ़िया। तुरंत अगले ही क्षण आप इसमें एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, दैट इज मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन जो है ना, वो ये बताता है कि आपने ऑब्जेक्ट से इमेज को कितना बड़ा कर दिया, कितना बड़ा साइज इमेज का आप देखने लग गए। अब हम मैग्निफिकेशन जो बोलेंगे वो बोलेंगे बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। बीटा का क्या मतलब है वो बताता हूं आपको। बीटा का मतलब है एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, और अल्फा का मतलब है एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। और ये जो सबटेंड किया जा रहा है एंगल, वो कहां किया जा रहा है, तो उसके लिए कॉमन करके लिख लेते हैं ऑन आर आई। ये हमारी आंखों में जो एंगल है वो ये सबटेंड कर रहे हैं, बीटा अपॉन अल्फा इज द। और तुम ये जानते हो कि आंखों में अगर कोई रेज आ रही हैं तो उनके एंगल्स बहुत बड़े नहीं हो सकते, बहुत बड़े एंगल्स के लिए हमें ये चीज दिखाई नहीं देती, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा। वही पुराना स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन जो ये बताता है कि जब बीटा और अल्फा छोटे हो तो बीटा और अल्फा को tan बीटा tan अल्फा लिखा जा सकता है। हाँ, एक बात और इंपॉर्टेंट है कि बीटा और अल्फा मेजर तब किए गए हैं जब ऑब्जेक्ट और इमेज की दूरियां हमारे लेंस से सेम हो। बीटा एंड अल्फा आर measured when object and image are at सेम लोकेशन। बीटा और अल्फा जो हैं वो तब मेजर किए जाएंगे जब ऑब्जेक्ट और इमेज हमारे लेंस से सेम लोकेशन पर हो। तो आप भाई देखो, इससे पहले की वाली जो रे डायग्राम हमने बनाया तैयार किया, तुम देखो हमारी आंखों में यानी लेंस पर जो इमेज एंगल बना रही है वो बीटा है। कलर बदल के लिखता हूं, यहां देखना, ये एंगल बेटा बीटा है। अब तुम कहोगे ऑब्जेक्ट भी तो बीटा एंगल बना रहा है, नहीं, इमेज इतना दूर रखी है डी पर, ऑब्जेक्ट भैया बगल में रखा है, तो दोनों जब तक सेम डिस्टेंस पर नहीं जाते तब तक आप ये नहीं कह पाएंगे कि हमने एंगल सही नापे हैं या फिर कंपैरिजन ठीक किया है। कॉमन सेंस है यार, अगर इस पेन को अपनी आंख के इतना पास लाकर हम देखेंगे तो ये बोर्ड से बड़ा दिखने लगेगा, पर इसका मतलब ये थोड़ी बोर्ड से बड़ा हो गया। कंपैरिजन तो तब सत्य है जब इसे और बोर्ड को सेम डिस्टेंस पर रखें और तब एंगल मेजर करें। तो यार ऑब्जेक्ट को पास रख के इमेज को दूर रख के मेजर थोड़ी किया जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे वो देखो।
इसके लिए तुरंत हम ऑब्जेक्ट को डी पर ले जाएंगे और ऑब्जेक्ट को डी पर ले जाकर फिर अपनी आंखों में एंगल सबटेंड करवाएंगे और कहेंगे कि बताओ ऑब्जेक्ट तुम कितना एंगल सबटेंड कर रहे हो, तो ऑब्जेक्ट कहेगा हम अल्फा कर रहे हैं। फिर ऑब्जेक्ट को पास लाएंगे और जब ऑब्जेक्ट को पास लाएंगे तो इमेज को वहीं बनाएंगे जहां हमने ऑब्जेक्ट रखकर एंगल नापा था। जब हमारा इमेज वहां पहुंच जाएगा तो फिर इमेज से एंगल नापेंगे, ये बीटा निकलेगा। तो अल्टीमेटली जो चीज निकल कर आई वो ये कि हम पहले डी डिस्टेंस पर जाकर ऑब्जेक्ट रखेंगे, एंगल नापेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट को पास लाकर इमेज को पीछे भेजेंगे और इतना पीछे भेजेंगे कि वो इमेज वहीं बन जाए जहां हमने ऑब्जेक्ट को रखकर एंगल नापा था। तो वो बड़ा सा जो एंगल बन रहा है वो बीटा है। नाउ द मैग्निफिकेशन इज tan बीटा अपॉन tan अल्फा। अल्टीमेटली tan बीटा tan अल्फा बीटा और अल्फा के बराबर ही है, तो ये लिखे जा सकते हैं, कोई बुराई नहीं। अब देखना बच्चों, मैं tan बीटा और tan अल्फा लिखने की कोशिश करता हूं। वो बड़का ट्रायंगल दिख रहा है ना आपको, देखो मैं कुछ छोटी छोटी बातें बताता हूं आपको। जैसे मान लो आपने लिखा ये A, ये लिखा B, ये O है, ये लिखा A प्राइम, इसे लिखा B प्राइम और इसे लिखा कुछ C। तो आप देखें कि tan बीटा की जगह आप क्या लिखने वाले हैं? tan बीटा की जगह आप लिखेंगे बेटा A प्राइम B प्राइम अपॉन A प्राइम O। देख रहे हैं ना, A प्राइम O, ये पूरा ये, और उसका अल्फा इस छोटे वाले ट्रायंगल में देखें, रेड वाले ट्रायंगल में, तो tan अल्फा की जगह आप लिखेंगे बेटा A प्राइम C डिवाइडेड बाय A प्राइम O। जो बेस है वो तो कट सकता है, पर मैं अभी काटने पे उतारू नहीं, जाने देता हूं उसको। गौर से देखना, सिमिलर ट्रायंगल्स देखना, ये और ये ट्रायंगल दिखा, A प्राइम B प्राइम और O, बड़ा वाला ट्रायंगल देखा, और छोटा वाला A B O सिमिलर है, तो तुम ऐसा कह दो A प्राइम B प्राइम O is similar to A B O। अगर सिमिलैरिटी है तो इसका मतलब ये हुआ कि A प्राइम B प्राइम डिवाइडेड बाई A प्राइम O मस्ट बी इक्वल टू ये परपेंडिकुलर इसका AB अपॉन AO। तो मैं यहां पर वो सिमिलैरिटी से कन्वर्ट करता हूं, यहां से A प्राइम O काटना नहीं। तो जो ऊपर बीटा वाला टर्म है उस बीटा वाले टर्म को इस छोटे वाले ट्रायंगल से मैं लिखने की कोशिश करता हूं। ध्यान रखना, बड़े वाले ट्रायंगल से बीटा नहीं लिखना है, छोटे वाले ट्रायंगल से लिखना है। तो छोटे वाले ट्रायंगल से लिखोगे तो क्या लिखोगे? गौर से देखो, AB अपॉन AO डिवाइडेड बाय A प्राइम C अपॉन A प्राइम O। पर तुम बहुत गौर से देखना, A प्राइम C ये जो साइज है ये तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और AB भी तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो तुम तुरंत यहां पर ये भी कह सकते हो कि A प्राइम C मस्ट बी इक्वल टू AB, और ये वाला स्टेटमेंट इस्तेमाल करके तुम A प्राइम C और AB को काट सकते हो। तो जो तुम्हारे लिए मैग्निफिकेशन निकल कर आएगा वो आएगा A प्राइम O डिवाइडेड बाई AO। अरे A प्राइम O कितना है सर? A प्राइम O तो D के बराबर है, क्योंकि इमेज तो अल्टीमेटली तुमने D पर बनाई, और AO कितना है सर? AO तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के बराबर है। तो ये रहा D अपॉन U, आ गया अपना मैग्निफिकेशन। सिंपल कैलकुलेशन है, डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस बीटा और अल्फा की अगर डेफिनेशन आपको ठीक पता है तो फिर तो बड़ा सस्ता है, आसान। देखिए बेटा, इस मैग्निफिकेशन वाले पेज पे आ जाते हैं, पीछे जगह नहीं बचती, तो सीधा नहीं, अभी भी टेढ़ा है क्या? टेढ़ा ही है, अब जैसा भी हो। मैग्निफिकेशन बिकम्स D अपॉन U। ये एक तरह का जनरल फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, ठीक? हम कहेंगे जनरल फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट है। अब इस जनरल फॉर्मूले पर बहुत ध्यान देना। दो स्पेशल कंडीशंस आपको बता रहा हूं। पहली कंडीशन है रिलैक्स्ड आई कंडीशन। रिलैक्स्ड आई कंडीशन क्या है वो गौर से सुनना। रिलैक्स्ड आई कंडीशन का मतलब है वो कंडीशन जिसमें आंखों को एकोमोडेट ना करना पड़े, कोई स्ट्रेन ना लेना पड़े। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट को रख दीजिए साहब आप इंफिनिटी पे, और इंफिनिटी पे रखेंगे तो जो इमेज होगी वो बन जाएगी F पर, फोकस पर। यही तो सीन होगा ना, कि इमेज बन जाएगी फोकस पर। हम कहेंगे रिलैक्स्ड आई कंडीशन है ये। अच्छा, रिलैक्स्ड आई कंडीशन का मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, आपको
स्ट्रेस नहीं लेना पड़ रहा, दूर का ऑब्जेक्ट आपको ऐसे नहीं करना पड़ रहा है, ये मतलब। और इसी कंडीशन पे हमें जो मैग्निफिकेशन है वो मिनिमम मिलता है, मिनिमम मैग्निफिकेशन। कॉमन सेंस, ऑब्जेक्ट आपसे जितना दूर जाएगा एंगल उसका घटता जाएगा, मैग्निफिकेशन कम होता जाएगा, मिनिमम मैग्निफिकेशन केस, इसे हम मिनिमम मैग्निफिकेशन बोल देते हैं। ठीक है, अभी हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकाला d बाय यू, तो मिनिमम मैग्निफिकेशन के लिए पुट u इक्वल टू इंफिनिटी। नहीं 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 नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। d इक्वल टू इंफिनिटी कैसे रखें? नहीं नहीं नहीं, तो गड़बड़ हो गया। सुनो, u इक्वल टू इंफिनिटी वाला केस जो है ना, वो कब होता है देखना, बताते हैं। देखो कहाँ गया अपना फॉर्मूला, ये आप मुझे बताइए कि ये जो चीज है ना, ये इमेज, ये इमेज अगर एग्जैक्ट d पर बनी है तो आपको दिखाई दे रही है, ये इमेज अगर d के अंदर आ जाए तो आपको दिखना बंद हो जाएगा, आपको दिखेगी नहीं। ठीक, और अगर ये दूर हो जाए तो दिखेगी, और दूर हो जाए तो दिखेगी, और दूर हो जाए तो दिखेगी, इंफिनिटी तक दिखेगी। बाहर दिखने से किसने मना किया है? तो बाहर दिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर दिखने से प्रॉब्लम नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं। तो रिलैक्स आई कंडीशन का मतलब मिनिमम मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे नहीं, जो फाइनल इमेज है उसे इंफिनिटी पे होना चाहिए। मैंने थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे नहीं, इमेज इंफिनिटी पे बननी चाहिए। अल्टीमेटली जब आप ऑब्जेक्ट की इमेज बनाकर देख रहे हो लेंस के थ्रू, तो आप इमेज देख रहे हो, ऑब्जेक्ट नहीं देख रहे हो। ऑब्जेक्ट तो बगल में रखा है ना, वो दिख रहा होता तो वैसे नहीं दिख रहा होता, तुम उसकी इमेज दूर करके देख रहे हो, तुम इमेज देख पा रहे हो। और अगर इमेज को आराम से देखना है तो इमेज कहाँ होनी चाहिए? इंफिनिटी पे, ताकि आपकी आंखों में कोई स्ट्रेस नहीं, आप दूर के ऑब्जेक्ट को बिना किसी स्ट्रेन के आराम से देख रहे हैं। तो इमेज बिकम्स एट इंफिनिटी। अच्छा, इमेज कब इंफिनिटी पे होती है? जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है साहब? फोकस पे रखा होता है। ऑब्जेक्ट को रखोगे फोकस पे तो इमेज कहाँ मिलेगी? इंफिनिटी पे। मैग्निफिकेशन का जनरल फॉर्मूला तुमने क्या पढ़ा? तुमने पढ़ा d अपॉन यू, और मिनिमम मैग्निफिकेशन रिलैक्स आई कंडीशन के लिए u की वैल्यू कितनी हो गई? f। तो मैग्निफिकेशन बिकम्स d अपॉन f। ये रहा आपका मिनिमम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो मैग्निफिकेशन मिनिमम, जैसे हम बोलेंगे रिलैक्स्ड आई कंडीशन, ये मिलेगा कब? जब हमारे पास मैग्निफिकेशन होगा d बाय एफ, u की जगह लिखा f, ये मिनिमम मैग्निफिकेशन। मान लो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जैसे हम बचपन में पढ़ते थे 25 होती है, 25 सेंटीमीटर, और मैंने फोकल लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर की ले ली, तो जो मिनिमम मैग्निफिकेशन निकल कर आएगा वो 5 निकल कर आएगा। तो इसका मतलब कम से कम 5 बड़ी इमेज बनाकर देखेंगे, 5 टाइम्स लार्जर इमेज हम देखेंगे, 4 टाइम्स लार्जर देख ही नहीं सकते, इससे छोटा हो ही नहीं सकता, ये कहने का मतलब। इसके बाद क्या होगा? एक है नॉर्मल एडजस्टमेंट, दो कंडीशन है। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि हमारा जो मैग्निफिकेशन है वो मैक्सिमाइज हो जाए, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का क्या मतलब है? मतलब जिसे हम देख रहे हैं वो पास आ जाए, पास आ जाए तो एंगल बढ़ जाएगा, एंगल बढ़ जाएगा बड़ा दिखने लगेगा। कितना पास आ जाए? d से अंदर लाना नहीं है तो d पर ले आओ। d पर अगर आ गया कोई चीज जिसे हम देख रहे हैं तो वो मैक्सिमम बड़ी दिखाई देगी कि एंगल सबसे बड़ा है, वो करीब आ चुका है। उससे अंदर ले आए, एंगल बड़ा हो जाएगा पर दिखेगा नहीं, तो इसका मतलब d पर जब ऑब्जेक्ट रखा होगा तो सबसे ज्यादा साफ दिखाई देगा। अभी हम लेंस लगाकर ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट की इमेज देख रहे हैं, तो फिर हम किसकी दूरी नाप रहे होंगे? इमेज की दूरी नाप रहे होंगे। इमेज सबसे बड़ी कब दिखाई देगी? जब इमेज हमारे सबसे क्लोज होगी। कितना क्लोज हो सकती है? d पर हो सकती है, डिस्टिंक्ट देखने के लिए। तो जो इमेज है बेटा वो कहां पर बनना है? d पर। अच्छा साहब, बढ़िया। तो एक काम करो, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f लगाओ, ये फॉर्मूला अप्लाई करो, ठीक है। तुम देखो तो तुम पाओगे d की जगह लिखोगे v की जगह माइनस d, अब कहोगे माइनस क्यों लिख दिया तुमने? तो तुम पीछे देखो बच्चा, जो तुमने सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया उसमें इमेज बन कहां रही है? लेफ्ट पे बन रही, तो d कैसा है? पॉजिटिव कि नेगेटिव? तो लॉजिकली d कैसा है? नेगेटिव है, इसलिए हमने माइनस d रख दिया। अच्छा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, u को उधर ले जाओ। जब u को तुम उधर ले जाओगे तो तुम लिखोगे 1/f माइनस में
-1/d ऐसा कुछ लिख दो, तो लिख देने में कोई बुराई भी नहीं, अच्छी बात। 1/u की वैल्यू क्या आएगी, गौर से देखो, 1/u की वैल्यू आएगी माइनस, अगर मैं कॉमन ले लूं तो माइनस कॉमन लेने के बाद नीचे बनेगा बेटा fd, ठीक है, और ऊपर क्या बनेगा बेटा, यहां जाएगा तो d और यहां जाएगा तो f, ऐसा कुछ बना कि नहीं बना, तो जवाब यहां से 1/u की वैल्यू तो बन गई। अच्छा, ये माइनस साइन जो है ना, ये सिर्फ ये बता रहा है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट में रखा है, इससे ज्यादा माइनस साइन कुछ नहीं बता रहा है, तो यू कैन इग्नोर दिस माइनस, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी बात, इफ यू कैन इग्नोर दिस माइनस तो भी कोई बुराई नहीं, और अगर आप इस माइनस को इग्नोर ना करें, यहीं पर इग्नोर कर दें कि वैल्यू में ही पुट ना करें, तो भी कोई बुराई नहीं, काम चलता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अच्छा, अब देखिए गौर से, समझे, यहां पर है, देखिए हमारा मैग्निफिकेशन जो था वो कितना था बेटा, मैग्निफिकेशन था d/u। तो आप देखें क्या हो रहा है, बहुत गौर से समझना, d/u को, d को तुमने बाहर रखा, इसको लिखा 1/u, चला 1/u की तो वैल्यू हमें डायरेक्टली पता है, d इंटू d माइनस f/df, ये बन गया कि नहीं बन गया। और माइनस साइन जब तुम अंदर लाओगे, ध्यान देना, ये माइनस साइन, देखो ये जो d है ना, ये खुद भी अपने आप में नेगेटिव टाइप की चीज है, माइनस साइन अंदर लाओगे तो एक बन जाएगा माइनस और ये बन जाएगा प्लस, ऐसा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है। जब तुम इसका d का माइनस पुट करोगे, ये वाला माइनस, ये माइनस पुट कर दिया अंदर, तो ये इस तरह बन गया। अच्छा, d से d कर दो कैंसिल, ठीक, अब मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है f माइनस d/f, ठीक। अब ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बना, लेकिन अभी ये फॉर्मूला पूरा नहीं है, क्योंकि d तुम्हारे लिए है कैसा, नेगेटिव, तो d नेगेटिव है तो डालो इसमें साइन नेगेटिव, तो मैग्निफिकेशन कैसा बना, f d का नेगेटिव साइन डाल के क्या बना, प्लस d/f, f की वैल्यू निकाल लो, f/f 1 और अपॉन ये d/f, ये बन गया बेटा। दिस इज आवर सिंपल मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। आप जिस भी जगह चाहें उतनी जगह साइन रखें, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। हम लोगों ने लेंस फॉर्मूला इस्तेमाल किया, लेंस फॉर्मूले को इस्तेमाल किया, कोई दिक्कत नहीं, उसमें से 1/u की वैल्यू निकाली, 1/u की वैल्यू को यहाँ डाला, और उसके बाद जो d है हमारा, जो इमेज की दूरी है, उसका साइन नेगेटिव है, हमने मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला में नेगेटिव पॉजिटिव साइन डाल दिया, जिस तरह से हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला या लेंस फॉर्मूला में या सिंपल सिंगल सरफेस या रिफ्रैक्शन में करते थे कि फॉर्मूला निकालने के बाद वैल्यूज का साइन डालते थे। तो हमने यहाँ पर d का साइन डाला, माइनस माइनस बन गया प्लस, और माइनस माइनस प्लस बना, तो इस तरह से फॉर्मूला आ गया। अच्छा, गौर से देखो, ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है, मुद्दे की बात ये कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन को जरा गौर से देखो कितना है, हमारे पास m मैक्स जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 1 प्लस d/f, जबकि मिनिमम मैग्निफिकेशन जो निकल कर आ रहा था वो आ रहा था d/f। अबे दोनों में एक ही का अंतर है, हाँ, m मैक्स माइनस m मिनिमम, ये चीज 1 के बराबर है, dy/f तो कट ही जाएगा। अब आप बेटा इस बात को बहुत गौर से समझना, सिंपल चीज क्या, वो देखना, जब तुम ये देखोगे तो तुम ये पाओगे कि ऊपर वाली केस जो है वो नॉर्मल एडजस्टमेंट का है, ये शब्द नहीं भूलने हैं, क्योंकि आपको मैक्सिमम मैग्निफिकेशन करके मिलेगा नहीं, ये मिलेगा नॉर्मल एडजस्टमेंट करके ही। तो इंपॉर्टेंट है ये बात कि आप ये शब्द याद रखें। मिनिमम मैग्निफिकेशन देखेंगे तो इसे हम कहेंगे रिलैक्स्ड आई कंडीशन। अच्छा, अब जो मुद्दे की बात है वो देखो कि अगर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन जो है वो निकालना हो और मिनिमम मैग्निफिकेशन मुझे पता है कि मिनिमम मैग्निफिकेशन मेरे लिए 5 है, तो मैक्सिमम ऑब्वियसली 6, तो रेंज बहुत बड़ा नहीं है मैग्निफिकेशन का। हम 5 टाइम्स लार्जर इमेज अगर मिनिमम देख पा रहे हैं तो मैक्सिमम 6 टाइम्स देख पा रहे हैं, अगर 6 टाइम्स मिनिमम देख पा रहे हैं तो मैक्सिमम 7 टाइम्स देख पा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा वेरिएंस ऑफ द साइज हम नहीं देख पाएंगे, इमेज को बहुत छोटा बहुत बड़ा करके नहीं देख पाएंगे, जितना मैग्निफिकेशन मिल रहा है उसी से छोटा, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा साइज को घटा बढ़ा सकते हैं, बहुत ज्यादा चेंज नहीं कर सकते। अच्छा सर, और क्या खास बात है, और खास बात यह है कि जब भी तुमसे पूछा जाए फाइंड मैग्निफिकेशन ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप, तो फिर आपके पास दो लड़ाइयां हैं कि सर मिनिमम मैग्निफिकेशन या मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। तो यदि आपसे नॉर्मल एडजस्टमेंट बोल दिया तो मैक्सिमम निकाल दीजिए, अगर आपसे रिलैक्स्ड आई कंडीशन बोल दी तो मिनिमम निकाल दीजिए, परंतु अगर वो आपसे न कहे
कि कौन सी कंडीशन का मैग्निफिकेशन, तो आपको अपने आप से मैक्सिमम मैग्निफिकेशन ही बताना है। कारण क्या है, कोई एक सिंपल माइक्रोस्कोप है, वो 5 टाइम्स मिनिमम और 6 टाइम्स मैक्सिमम मैग्निफिकेशन क्रिएट कर सकता है। तुम अगर पूछो कि व्हाट मैग्निफिकेशन कैन बी क्रिएटेड बाय दिस लेंस, तो क्या कहोगे? तुम कहोगे 6, 5 तो मिनिमम है, 6 तक हो सकता है, तो तुम बताने की कोशिश करोगे कि 6 तक हो सकता है। अगर वो कंडीशन बोले तो फिर वो कंडीशन के साथ, ना बोले तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन ही रिपोर्ट करना होता है। सिंपल है, ध्यान रखें। रे डायग्राम इज इंपॉर्टेंट, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट। सवाल आता है, रे डायग्राम आता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट आज सोचा था वो आपको डिलीवर कर दिया। मच मोर देन सफिशिएंट फॉर टुडे। आज हम खत्म करते हैं अपने लेक्चर को और फॉलो करते रहिए पूरे साल इस तरह। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे तो आपको माइक्रोस्कोप सिंपल से कंपाउंड में कन्वर्ट कराएंगे। डॉक्टर सालों के साहब का जो होता है माइक्रोस्कोप ऐसे करके देखते हैं, वो वाला माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है वो देखेंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में। नहीं किया है सब्सक्राइब तो आरटी अकेडमी को जरूर करें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन थैंक यू।